तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां एक सल्तनत बिखर रही थी और एक बिल्कुल नए साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। ये कहानी है सुल्तानों से मुगलों तक के उस सफर की। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उन चंद लोगों की जिनके फैसलों ने हिंदुस्तान की पूरी तकदीर ही बदल कर रख दी। कहते हैं ना कि इतिहास का सिर्फ एक ही काम होता है, आईना दिखाना। तो बस आज इसी आईने में हम झांकने वाले हैं। देखेंगे सत्ता का खेल, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं और हाँ, उन किरदारों को भी जिन्होंने एक पूरा साम्राज्य बनाया और फिर बिगाड़ भी दिया। तो अपनी कहानी शुरू होती है दिल्ली सल्तनत के उस दौर से जहां सत्ता का खेल मतलब हद से ज्यादा खतरनाक था। सोचिए, एक ऐसा उथल-पुथल का दौर जिसने आने वाले कल की नींव तो रखी, लेकिन वो नींव ताकत से ज्यादा अराजकता से भरी हुई थी। अब देखिए, सल्तनत की असली पावर सुल्तान के पास थी ही नहीं, वो थी चालीसा के हाथ में। ये 40 तुर्की सरदारों का एक गुट था और इनका खेल एकदम सिंपल। गद्दी पर एक कमजोर कठपुतली जैसा सुल्तान बिठाओ और पर्दे के पीछे से असली हुकूमत खुद करो। और इसी अंदरूनी लड़ाई ने ना सल्तनत को अंदर से एकदम खोखला कर दिया था। और फिर एंट्री होती है बलबन की, एक ऐसा आदमी जो खुद इसी खेल का हिस्सा था और अब इसे जड़ से खत्म करने वाला था। बलबन की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या थी? वो खुद चालीसा का हिस्सा था। वो अच्छी तरह जानता था कि इस सांप का फन कुचलना कैसे है। तो उसने क्या किया? पहले तो उसने खुद को ईश्वर की छाया कहना शुरू कर दिया, ताकि सुल्तान का पद इतना ऊंचा हो जाए कि कोई सवाल ही न कर सके। और फिर उसने चली एक बहुत ही शातिर चाल। चालीसा के आधे सरदारों को भेज दिया मंगोलों से लड़ने और फिर चुपके से मंगोलों को ही उनकी खबर पहुंचा दी। जो बाकी बचे उन्हें उसने खुद ही ठिकाने लगा दिया। बस किंग मेकर्स का खेल खत्म। सल्तनत के इतिहास में ना मोहम्मद बिन तुगलक जैसा किरदार शायद ही कोई और होगा। एक ऐसा सुल्तान जिसके आइडियाज तो थे फ्यूचर के, लेकिन तरीके पूरी तरह से विनाशकारी। जरा सोचिए, उसने बिना किसी सिक्योरिटी के टोकन करेंसी चला दी। नतीजा, हर घर में टकसाल खुल गई और पूरी इकोनॉमी बैठ गई। फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले चलते हैं। ये इतना महंगा और थका देने वाला फैसला साबित हुआ कि आखिर में उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। उसे 28 कैरेट जाहिल कहा गया, मतलब एक पढ़ा लिखा मूर्ख। और सच कहूं तो ये गलत भी नहीं था। जब उसकी टोकन करेंसी वाली स्कीम फेल हो गई तो पता है उसने क्या किया? उसने ऐलान कर दिया कि लोग अपने सारे नकली सिक्के लाकर शाही खजाने से असली चांदी के सिक्कों से बदल लें। अरे भाई, नतीजा क्या होना था? शाही खजाना पूरा का पूरा खाली। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि सिर्फ किताबी ज्ञान से साम्राज्य नहीं चलाए जाते। तो एक तरफ तुगलक की गलतियां और दूसरी तरफ तैमूर का हमला, इन दोनों ने मिलकर दिल्ली सल्तनत को लगभग खत्म ही कर दिया था। सत्ता का जो केंद्र था वो अब खाली पड़ा था और इसी खालीपन को भरने के लिए एक नई ताकत ने दस्तक दी। एक ऐसा राजवंश जो हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। मुगल। बाबर ने लड़ाइयां तो जीत लीं, मुगल सल्तनत की नींव भी रख दी, लेकिन उसका बेटा हुमायूं वो इस विरासत को संभाल ही नहीं पाया। उसे शेर शाह सूरी से हारकर यहां से भागना पड़ा। पर कहते हैं ना, किस्मत का खेल। देखिए, इसी भागदौड़ और दर-दर भटकने के दौरान एक शहजादे का जन्म हुआ। एक ऐसा शहजादा जिसे दुनिया आगे चलकर अकबर के नाम से जानने वाली थी। सोचिए, भविष्य का सबसे महान सम्राट एक भगोड़े बादशाह के घर पैदा हुआ था। तो अब कहानी का रुख उस शख्स की तरफ मुड़ता है जिसने आकर सब कुछ बदल दिया। अकबर, एक ऐसा बादशाह जिसे विरासत में अपने बाप के नाम के सिवा कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन उसने अपनी काबिलियत के दम पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े और मजबूत साम्राज्यों में से एक खड़ा कर दिया। अकबर की असली ताकत ना उसकी तलवार में नहीं थी, बल्कि उसकी समझदारी में थी। वो ये बात बहुत जल्दी समझ गया था कि अगर हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है तो सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी राजपूतों से लड़ने के बजाय उन्हें अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना लिया। उन्हें इज्जत दी और उनकी बहादुरी का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ किया। ये एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक था। और अकबर का सबसे बड़ा इनोवेशन अगर कुछ था तो वो था मनसबदारी सिस्टम। इसे आप मुगल साम्राज्य का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। ये एक ऐसा मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा था जिसने पूरे एम्पायर को एक फौलादी पकड़ दी।
और ये सिस्टम इतना इतना कामयाब था कि अकबर के जाने के बाद भी इसने सदियों तक साम्राज्य को संभाले रखा। लेकिन कहते हैं ना, हर बुलंदी के साथ एक ढलान का खतरा भी जुड़ा होता है। तो अब हम मुगल साम्राज्य के उस सुनहरे दौर में चलेंगे जहां उसकी शान अपने चरम पर थी, लेकिन इसी चमक के पीछे कहीं ना कहीं पतन के बीज भी पनप रहे थे। और ये कहानी अब हमें सीधे ले जाती है औरंगजेब के दौर में। औरंगजेब के आने से पहले ही ना साम्राज्य में दरारें दिखने लगी थीं। एक तरफ तो शाहजहां की बनाई शानदार इमारतों ने शाही खजाने पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया था, और दूसरी तरफ दक्कन में एक नई आवाज बुलंद हो रही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की। उन्होंने मराठों को एक सपना दिया, स्वराज्य का। उनका सवाल बहुत सीधा था, जब लड़ना हमें है, मरना हमें है, तो हम किसी और के लिए क्यों लड़ें? और यहीं पर इस पूरी कहानी का निचोड़ छिपा है। एक तरफ अकबर की समझदारी, जिसने एक साम्राज्य को बनाया, और दूसरी तरफ औरंगजेब की नीतियां, जिन्होंने उसे कमजोर कर दिया। देखिए, अकबर ने अपने सहयोगियों को गले लगाया, जजिया जैसा टैक्स हटा दिया, और औरंगजेब ने ठीक इसका उल्टा किया। उसने वही टैक्स वापस लगाकर अपने सबसे वफादार सहयोगियों को ही खुद से दूर कर दिया। इसे आज की भाषा में समझना हो तो बात सीधी सी है, तुम अपने ही शूटर्स से हफ्ता नहीं लेते। औरंगजेब की पॉलिसी ठीक यही गलती कर रही थी। भाई, आप उन लोगों पर ही टैक्स कैसे लगा सकते हैं जो आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं? ये एक ऐसी बड़ी भूल थी जिसने वफादार दोस्तों को दुश्मन बना दिया। और औरंगजेब की सबसे बड़ी जिद थी दक्कन को जीतना। वो लगभग 20 साल तक मराठों से लड़ते हुए वहीं फंसा रहा, और इस एक जिद ने न सिर्फ मुगल खजाना खाली किया, बल्कि उत्तर भारत में साम्राज्य की पकड़ को भी बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। दक्कन मुगल साम्राज्य के लिए एक कब्रिस्तान साबित हुआ। लेकिन यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है, औरंगजेब की इतनी सारी गलतियों के बावजूद मुगल साम्राज्य उसके जाने के बाद भी 150 साल तक चलता रहा। अब सवाल है, कैसे? जवाब है, अकबर की बनाई हुई नींव। वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा अकबर ने तैयार किया था, वो इतना ज्यादा मजबूत था कि उसने कमजोर शासकों की बड़ी बड़ी गलतियों को भी सह लिया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी साम्राज्य की, किसी भी सल्तनत की असली नींव क्या होती है। क्या वो शासक की धर्म के प्रति निष्ठा होती है, या फिर उसकी समझदारी, उसकी प्रैक्टिकलिटी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी उतना ही मायने रखता है।